नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण अपने प्रगति पर चल रहा था। उसी क्रम में हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में कुछ सूत्र पढ़े थे, जिसमें कर्तुरी युक्तम कर्म कर्मणि द्वितीया और तथा युक्तम चानिप्सितम और उसी प्रकार से अकथितम च। अब हम कर्म कारक में आगे की जो सूत्र बचे हुए हैं, अपने कुछ सूत्र, उनको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कर्म कारक भाग 2 में, जिसमें आज का अपना पहला सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म। अधिसिंग स्थासाम कर्म। अब कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है ये भी। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पर कर्म संज्ञा करता है। ये सूत्र कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग पूर्वक सी स्था अथवा आस धातु का प्रयोग हो। अति उपसर्ग के साथ सी स्था और आस धातु का प्रयोग हो तो इनका जो आधार है, इन धातुओं का आधारवाचक शब्द है, उस आधारवाचक शब्द की है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी। सी यानी शयन करना, स्था आस बैठना, इनका अर्थ ये होता तो बैठने और सोने का कोई न कोई आधार होगा। तो जो आधारवाचक शब्द है, आधार में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, परंतु यदि सी स्था और आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग आ जाए तो अधि उपसर्ग का प्रयोग होने के कारण वहां पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर के उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र से और कर्मणि द्वितीया से, जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। देखिए जैसे हम उदाहरण करते हैं इसमें, तो हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो यहां देखिए वैकुंठम सोने का आधार है, ये सेते सी धातु आ रही है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। यदि हम यहां से इस अधि उपसर्ग को हटा दें तब ये अपना वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सी धातु आ रही है शयन करना, शयन करने का आधार है वैकुंठम, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन ज्यों ही यहाँ पर ये अधि उपसर्ग का प्रयोग हो गया, तो अब यहाँ पर जो आधारवाचक शब्द है वैकुंठम, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हरि वैकुंठम अधिसेते, उसी प्रकार हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति या अधियास्ते, अधियास्ते। यहां भी अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग है और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु, स्था धातु अथवा आस धातु के योग में आधारवाचक शब्द वैकुंठम, आधारवाचक शब्द रेखांकित पद की प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला सूत्र हम लेते हैं, इसी में कर्म कारक नहीं कर्म संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, वो कह रहा है अभिनिविशश्च। देखिए अभिनिविशश्च, इसमें देखिए ये कह रहा अभि और नी दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए। अभि और नी दो उपसर्ग, अभि नी उपसर्ग द्वय पूर्वक, अभि नी उपसर्ग द्वय पूर्वक, दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए। दोनों में सिंगल उपसर्ग, एक उपसर्ग नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए। तो अभि नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की
विष धातु के आधारवाचक शब्द की है वो कर्म संज्ञा हो जाती। यहां भी देखिए आधार आ रहा है, तो यहां पर भी विष धातु से पूर्व अभी या नि दोनों उपसर्ग आ जाते हैं तो उस आधारवाचक शब्द में है वो कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, अभिनिविशते, वह सन्मार्ग पर ले जाता है, वह अच्छे मार्ग पर ले जाता है। तो यहाँ आधारवाचक शब्द हो गया सन्मार्गम, तो इसमें अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन अभिनी उपसर्ग पूर्वक विष धातु आने के कारण यदि मान लो यहाँ पर सिर्फ नी उपसर्ग आता है तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और यदि यहाँ सिर्फ अभि उपसर्ग आता है, नी उपसर्ग नहीं आता है, अभि उपसर्ग आता है, तो भी इसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आने चाहिए, अभि नी। अब यह अभि और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आ रहे हैं, अब यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं होगा, अब यहाँ पर है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी इसकी, और कर्म संज्ञा होने के बाद में इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो रेखांकित पद में देखिए अभिनी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में प्रकृत सूत्र से यानी अभिनी विशिष्ट से रेखांकित पद की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। उसी प्रकार से अगला सूत्र आता अपना उपान्व अध्यांग वसः, उपान्व अध्यांग वसः, उपान्व अध्यांग वसः, ये सूत्र कह रहा है। देखिए यहां पर उप अनु अधि आ आंग, ये चार उपसर्ग है। एक तो है उप, एक है अधि, एक है उप अनु अधि, अनु अधि और आंग, ये उपसर्ग है। उप अधु अधि अनु और आंग यानी आ, इन उपसर्ग पूर्वक इनमें से कोई भी एक उपसर्ग हो और उनसे परे वस धातु का प्रयोग हो। वस धातु रहना निवास करने अर्थ में आती है, तो वस धातु का यदि प्रयोग हो तो आधारवाचक शब्द, वस धातु का भी कोई न कोई आधार होगा, तो उस आधारवाचक शब्द की है वो कर्म संज्ञा हो जाती है। देखिए उप अधि अनु और आंग, इनमें से कोई एक उपसर्ग होना चाहिए और वस धातु का प्रयोग होना चाहिए। और यदि वस धातु से पूर्व इनमें से कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है तो फिर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो यहां देखिए सिर्फ वसति, वस धातु का प्रयोग हो रहा है, इससे पूर्व कोई भी उपसर्ग नहीं आ रहा है। तो उपसर्ग नहीं आने के कारण यहाँ पर है वो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। लेकिन जो ही हम यहाँ पर उपवस धातु से पूर्व उपसर्ग लगा देंगे उपवसति, तो अब यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ अधिकरण संज्ञा नहीं रहेगी, इसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। उसी प्रकार से हरि वैकुंठम अधिवसति या हरि वैकुंठम अनुवसति या हरि वैकुंठम आवसति, इस तरह से ये प्रयोग हो सकता है। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति और हरि वैकुंठम आवसति। तो इस प्रकार से हम
कर्म संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। अधिसंगिष्टासाम कर्म अभिनिविशश्च उपानु अधियांगवशः। एक इसमें देखिए यहाँ पर कर्म संज्ञा का आगे जो सूत्र आएंगे वो अपने अगले वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी कर्म संज्ञा कर्म कारक है वो अभी अपने चलेगा उपपद विभक्ति के रूप में चलेगा। तो उपपद विभक्ति भी इसमें अपने प्रयोग होता है द्वितीय विभक्ति में। तो उपपद विभक्ति में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होगा वो हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, उनको अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक आप लोग इन सभी सूत्रों का एक बार पुनः अध्ययन करें, और जहाँ पर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि अब परीक्षाएं आने वाली हैं, रीट की भर्ती भी आ रही है, उसमें भी आप लोगों के काम आएगा। और उसके बाद में अब अक्टूबर का महीना समाप्त होने जा रहा है, तो अब अपने कॉलेज की भी परीक्षाएं हैं वो फरवरी मार्च में शायद प्रारंभ हो सकती हैं। तो अब लोग आप सर्दी का मौसम भी प्रारंभ हो रहा है और पढ़ने का सबसे अच्छा मौसम यही होता है। तो आप लोग अब जो भी अभी अब तक आलस्य कर रहे थे पढ़ाई करने में, वो भी अब पढ़ाई करने में जुट जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्यापन प्रारंभ कर दें। आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हमारी कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छी तरह से मेहनत करके सफलता को प्राप्त करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।